Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्लासिफिकेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हर तरह के देखने को मिले साइंटिस्ट को। तो जब इनकी स्टडी किया उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इनको क्लासीफाई कर लें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। तो जब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनको क्लासीफाई किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो एनिमल्स थे उनमें तरह तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही थी, जैसे कि कुछ डिफरेंसेस भी थे, कुछ सिमिलर भी थे, जैसे कि उनके हैबिटाट को लेकर, उनकी हैबिट्स को लेकर, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर, उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को लेकर। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस एनिमल्स के बीच में देखने को मिल रहे थे साइंटिस्ट को। तो उन्होंने उनको स्टडी करने का जो एक पैटर्न था उसको ईजी बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि हमें क्लासीफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि किसी भी एनिमल में पाए जाने वाले उसके ट्रेड्स या मतलब लक्षण कह सकते हैं, यानी देखने में या फिर शारीरिक संरचना के अनुसार या फिर आंतरिक संरचना यानी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स यानी कि आंतरिक संरचना होती है, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो बाहरी संरचना होती है शरीर की, उसको देखकर जो कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर उनके हैबिटाट को लेकर, हैबिट्स को लेकर जो भी कैरेक्टर थे उन सब को इकट्ठा किया उन्होंने। और फिर उस बेस पर उनको सबसे पहले बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो ऊपर से दिखाई देने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी मेजर कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने क्लासिफिकेशन शुरू किया। और फिर मेजर टू माइनर जाते हैं क्लासिफिकेशन में हमेशा। तो सबसे पहले क्या है कि साइंटिस्ट ने 5 किंगडम बनाए। जो प्रिमिटिव टाइप का क्लासिफिकेशन आप उसको समझ लीजिए कि सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया साइंटिस्ट ने। तो उसमें 3 साइंटिस्ट ने स्टडी किया। सबसे पहले थे एक अर्नस्ट हैकल, दूसरे साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट विटकर एंड थर्ड साइंटिस्ट है कार्ल वोल्ज। इन तीनों साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो उन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तैयार किया। इनको ऑर्गेनिज्म को ब्रॉड कैटेगरीज में इन्होंने क्लासीफाई किया और एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तैयार किया। तो विटकर ने प्रपोज किए जो 5 किंगडम, उनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये समझिए क्लासिफिकेशन में आज हम स्टडी कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटकर ने यानी रॉबर्ट विटकर नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किए 5 किंगडम। तो ये किंगडम जो है वो कौन कौन से थे। नंबर फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। अब इन पांचों यानी जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने में लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट और एनिमल, सबको मिला के उन सभी को इन्होंने स्टडी करने के लिए 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। तो ये जो 5 किंगडम इन्होंने नाम दिए, इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर इन्होंने देखे तो वो सब हम यहाँ स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले हम फर्स्ट किंगडम लेंगे मोनेरा, उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो मोनेरा का पहले हम शाब्दिक अर्थ समझेंगे कि मोनेरा मीन्स क्या होता है। मोनोस मीन्स होता है सिंगल, ये अधिकतर लैटिन या ग्रीक के वर्ड लिए जाते हैं। तो इसमें मोनोस मीन्स होता है सिंगल। तो मोनेरा मीन्स हुआ सिंगल सेल्ड एनिमल्स यानी सिंगल सेल्ड एनिमल्स, यानी कि जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स थे उनकी स्टडीज में की गई। तो फर्स्ट कैरेक्टर इस ग्रुप का क्या है कि दीज एनिमल्स आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक टाइप, यानी कि इसमें किस तरह के एनिमल्स को इंक्लूड किया गया जो कि यूनिसेल्युलर थे एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब आप समझते हैं क्योंकि सेल के बारे में आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड कैरेक्टर क्या था कि एनिमल्स ऑफ दिस किंगडम डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो वो तो एक ऑब्वियस बात है कि प्रोकैरियोटिक टाइप एनिमल्स हैं तो उनमें जो है एक डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं डू नॉट हैव, पूरा सेंटेंस आप लिख लेंगे, एनिमल्स डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। थर्ड कैरेक्टर जो देखा इन्होंने
सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स व्हाइल सम डू नॉट, यानी कुछ एनिमल्स में सेल वॉल पाई गई और कुछ एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई गई, यानी कि इसमें एनिमल और प्लांट दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म को जगह मिली, लेकिन उनका क्या था कि यूनिसेलुलर होने चाहिए और प्रोकैरियोटिक होने चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं सम ऑफ देम हैव सेल वॉल, सम डू नॉट। नेक्स्ट जो कैरेक्टर देखा इन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर जब इन्होंने देखा तो इन्होंने इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक थे और कुछ हेटरोट्रॉपिक, दोनों ही प्रकार के एनिमल इसमें इन्होंने पाए। तो हम लिख सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन ईदर ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स आप समझते हैं ना, एनिमल्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक यानी कि दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जो थे, मोनेरा किंगडम में कौन कौन से एनिमल आएंगे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो हम बैकशीट में लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया के अगर कुछ एग्जाम्पल, तो एनाबिना और नॉस्टॉक को आप एग्जाम्पल के तौर पर एनिमल के नाम, प्रॉपर नाम भी बता सकते हैं। एंड माइकोप्लाज्मा, इन सब एनिमल्स के बारे में आप थोड़े हायर क्लास में पहुंचेंगे तो डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको नाम याद रखने हैं कि मोनेरा ग्रुप में या मोनेरा किंगडम में कौन कौन से एनिमल आते हैं। तो ये जो है फर्स्ट ग्रुप का डिटेल हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड किंगडम के बारे में। जो सेकंड किंगडम था उसका नाम था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले प्रोटिस्टा का मीनिंग समझते हैं। प्रोटिस्ट मीन्स होता है फर्स्ट, प्रोटिस्टाज मीन्स होता है फर्स्ट। तो प्रोटिस्टा किंगडम का फर्स्ट कैरेक्टर अगर हम लेते हैं तो प्रोटिस्टा किंगडम का फर्स्ट कैरेक्टर होता है दिस ग्रुप इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। डिफरेंस आप देखिए, यहाँ पर यूनिसेल्युलर है लेकिन यहाँ पर सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एनिमल्स इसमें इंक्लूड किए गए। सेकंड, इस किंगडम के कुछ एनिमल्स में अपेंडेजेस देखने को मिले उनकी बॉडी पर, यानी कि जैसे कि सीलिया, बॉडी के ऊपर सीलिया होंगे, सीलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और विप लाइक फ्लैजेला, ये सब जो है उनके लोकोमोशन में हेल्प करने वाले ऑर्गन्स थे, या इनको लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, जो कि उनको मूव अराउंड करने में हेल्प करती थी। तो हम ये सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, सम ऑर्गेनिज्म्स यूज अपेंडेजेस फॉर मूविंग अराउंड। अगर अपेंडेजेस के एग्जाम्पल आप देना चाहते हैं तो सीलिया एंड फ्लैजेला दे सकते हैं। ये जब आप एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वैसे आपने नाम भी सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, उसमें सीलिया पाए जाते हैं, और यूग्लिना अगर आपने पिक्चर देखा हो बुक्स में इसका तो उसमें फ्लैजेला पाया जाता है, वेप लाइक, जो कि उनको लोकोमोशन करने में यानी कि चलने फिरने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस किंगडम के एनिमल्स जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों ही टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं यूनिसेल्युलर एल्गीज, डायटम्स, प्रोटोजोअन्स। अब हम थर्ड किंगडम की बात करेंगे। थर्ड किंगडम बताया फंगी। तो इनके सारे कैरेक्टर्स देखते हैं कि इस किंगडम में कौन कौन से कैरेक्टर पाए गए। तो फर्स्ट कैरेक्टर है, ये हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे। सबसे पहली बात तो ये मल्टीसेल्युलर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डेवलप होते गए हैं, प्रिमिटिव से डेवलप एनिमल्स की तरफ तो जो है ये क्लासिफिकेशन बढ़ रहा है। सबसे पहले जो मोनेरा ग्रुप लिया था उसमें प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स थे जो यूनिसेल्युलर के साथ प्रोकैरियोटिक थे। सेकंड प्रोटिस्टा था जिसमें यूनिसेल्युलर के साथ यूकैरियोटिक एनिमल्स देखने को मिले। अब थर्ड जो फंगी ग्रुप आया है इसमें मल्टीसेल्युलर हो गए एनिमल, यानी यूनिसेल्युलर से डेवलपमेंट हो गया ना, थोड़ा मल्टीसेल्युलर एनिमल्स हैं और इनका यूकैरियोटिक टाइप का सेल है, यूकैरियोटिक टाइप के ये एनिमल्स हैं। सेकंड पॉइंट, इन फंगी किंगडम के एनिमल्स की सेल वॉल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी हुई है जिसको कहते हैं काइटिन। तो हम लिख सकते हैं सेल वॉल
made of tough complex sugar called chitin। इसको अंडरलाइन कर देंगे जिससे कि ये पॉइंट हाईलाइट होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो ये जो है हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स हैं, और हेटरोट्रॉफिक में भी ये जो है वो सैप्रोफिटिक टाइप के एनिमल्स हैं। कौन से हैं? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जो कि सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि रोटन आइटम्स पर फीड करके ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं सैप्रोफिटिक टाइप। तो फंगस आपने देखा है ना कि सड़े गले भोजन में हो जाती है, जैसे कि ब्रेड पर आपने कभी फंगस लगा देखा होगा, या अचार पिकल में फंगस लगा होता है, ग्रीन ग्रीन सा जब ये सड़ जाते हैं तो वही जो है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सैप्रोफिटिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अच्छा, इनकी एक स्पेशलिटी ये और होती है फंगस की कि मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ। यानी इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें स्टेजेस होती हैं कुछ, तो उनमें किसी स्टेज में तो ये यूनिसेलुलर फॉर्म में पाए जाएंगे और किसी स्टेज में मल्टी सेलुलर फेज में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल में दो तरह की स्टेजेस देखने को मिलती हैं। तो दे शो टू फेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। वो टू फेजेस क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह की फेजेस पाई जाती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तरह भी ये देखने को मिलते हैं और मल्टीसेलुलर। जब इन फंगस के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये जो इनकी जो लाइफ साइकिल रहती है उसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही तरह की स्टेजेस देखने को मिलती हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम क्या होते हैं। इसके एग्जांपल्स ऑल टाइप ऑफ फंगस, तो उसमें ईस्ट यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह की फंगस हो सकती है। तो ईस्ट जो यूनिसेलुलर फंगस का एग्जांपल है। ईस्ट वही जिसको बेकरीज में यूज किया जाता है डो को फर्मेंट करने के लिए, तो वही ईस्ट। एंड मशरूम, तो मशरूम जो है वो कई टाइप के पाए जाते हैं। इनमें कुछ नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एस्परजिलस, एगेरिकस, राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम। तो राइजोपस जो है इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है? ब्रेड मोल्ड। यानी कि जो ब्रेड में फंगस आपको लगी मिलती है वो मेनली राइजोपस होती है, और पेनिसिलियम से जो है वो पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई जाती है। तो ये जो है इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखेंगे फोर्थ किंगडम। फोर्थ किंगडम था हमारा प्लांटी। प्लांटी जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें सारे प्लांट्स आएंगे। ठीक है, जितने भी प्लांट्स किंगडम, ये पूरा किंगडम है ना, तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे इसी में स्टडी किए जाते हैं। तो इनका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि ये जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं विद सेल वॉल, क्योंकि सभी प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है। तो फर्स्ट कैरेक्टर इनका क्या रहेगा? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल। यहाँ सेल वॉल को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि सेल वॉल इनमें जरूर पाई जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा? दे आर ऑटोट्रॉफ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? थर्ड कैरेक्टर है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये भी कॉम्प्लेक्स शुगर ही होता है, लेकिन यहाँ फंगस में क्या डिफरेंस था कि इनकी काइटिन से बनी होती है और इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके एग्जाम्पल में ऑल प्लांट्स इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। तो एग्जाम्पल देंगे हम ऑल प्लांट्स। नेक्स्ट जो है फिफ्थ किंगडम है वो है एनिमलिया। फिफ्थ एनिमलिया। एनिमलिया यानी इस नाम से पता चल रहा है कि इसमें सारे एनिमल्स आएंगे। ठीक है, तो इनके कैरेक्टर्स क्या रहेंगे देखते हैं। ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं विदाउट सेल वॉल। ये कैसे हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। सेकेंड पॉइंट, दे आर हेटरोट्रॉफ्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका? हेटरोट्रॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इज एब्सेंट।
हमने फर्स्ट में भी दे दिया है, लेकिन हम अलग से भी देख सकते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट। इसका एग्जाम्पल रहेंगे ऑल एनिमल्स। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि शुरुआती फेज का क्लासिफिकेशन, यानी कि जब क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई तो इन्हीं 5 किंगडम्स में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया, और फिर उनकी धीरे धीरे स्टडी जब और आगे बढ़ी तो फिर उनको और थोड़ा ब्रॉड होता गया क्लासिफिकेशन। तो आपके सिलेबस में 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन, तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ने में आएगा, जो कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है। तो आपके में यानी प्लांट और एनिमल्स का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ने में आएगा। तो ये जो आज आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी किया है, इसका अगर हम आउटलाइन स्केच बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो आइए देख लेते हैं आउटलाइन स्केच कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले 2 कैरेक्टर्स के बेस पर क्लासीफाई किए गए। सबसे पहले कैरेक्टर पर देखा गया कि प्रोकैरियोटिक को एक तरफ रखा गया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। 2 तरह की सेल होती है ना, तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल थी वो एक तरफ और यूकैरियोटिक सेल एक तरफ। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मोस्टली यूनिसेल्युलर ही देखने को मिले। तो उस किंगडम को नाम दिया मोनेरा। ठीक है, तो पहला किंगडम इस बेस पर आया। अब यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स में भी 2 चीजें देखने को मिली। तो वो क्या देखने को मिला कि यहाँ पर भी यूनिसेल्युलर टाइप के एनिमल्स भी, ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिले, और मल्टीसेल्युलर। तो यहाँ पर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको एक अलग किंगडम का नाम दिया गया, प्रोटिस्टा। और अब जितने मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे उनमें भी फिर 2 कैरेक्टर्स देखने को मिले। पहला विद सेल वॉल, कि सेल वॉल के साथ थे, और दूसरा विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वालों को डायरेक्ट एनिमल किंगडम में रखा गया, एनिमलिया। इसको नाम दिया गया किंगडम को एनिमलिया। और विदाउट सेल वॉल को एनिमलिया नाम दिया गया। और विद सेल वॉल में भी 2 तरह की चीज देखने को मिली, 2 कैरेक्टर्स मिले देखने को। इसमें 2 तरह के थे, ये डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और दीज आर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, या फिर हम कह सकते हैं हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ। डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और दूसरा देखने को मिला एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको नाम दिया गया फंगी। उसमें सारे फंगी, क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक मोड शो कर रहे थे ना, सैप्रोफिटिक, और जो ऑटोट्रॉफिक थे वो सारे प्लांटी। तो इस तरह आप अगर आउटलाइन स्केच बनाकर याद करना चाहें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये इसलिए पढ़ाया जाता है आपको कि आपको समझ आए कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किन किन कैरेक्टर्स को लेकर उनको किस किस किंगडम में रखा गया है। अब आपके कोर्स में प्लांटी और एनिमलिया, इन दोनों का पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और हम लेंगे, जो कि है बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, जो कि छोटा सा टॉपिक हम आज लेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि जब क्लासिफिकेशन किया जाता है एनिमल्स का, तो एक हायरार्की बनाई गई है। साइंटिस्ट ने उसके लिए एक हायरार्की बना के तैयार की है, यानी कि एक पदानुक्रम कि किस स्टेप से क्लासिफाई किया जाता है एनिमल्स को। किस स्टेप से मीन्स कि किस क्रम से, ये सबसे पहले अगर किंगडम आता है तो उसके बाद फिर अगर और डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उनके कैरेक्टर्स में, तो उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर समझ लेते हैं। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन,
हायरार्की यानी कि पदानुक्रम की किस क्रम से नीचे उतरेंगे। किंगडम यानी कि सबसे बड़ा, यानी सबसे पहले जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। किंगडम को हिंदी में शायद जगत कहते हैं। फिर किंगडम के बाद आता है फाइलम, इसको शायद उपजगत कहते हैं, मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, ठीक है। तो फाइलम वर्ड जो है वो एनिमल्स के साथ यूज किया जाता है। और एक और वर्ड होता है डिवीजन, जो कि प्लांट किंगडम का आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके साथ यूज किया जाएगा। फाइलम और डिवीजन का मतलब एक ही है, किंगडम के जस्ट बाद आएगा ये। उसके बाद आता है क्लास, यानी कि किंगडम, एक ही किंगडम में जितने भी एनिमल हैं उनमें फिर और जो उनके कैरेक्टर्स के बेस पर उनको अगर डिवाइड करना है तो हम फाइलम बनाएंगे। फिर फाइलम में भी देखेंगे एक ही फाइलम में जो एनिमल्स हैं उनको अगर उनमें अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं तो उनको कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो उसको फिर क्लास बनाते हैं। क्लास के बाद फिर ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज। इस तरह से ये जो है 7 जो है सीरीज होती है, या हम कह सकते हैं 7 हायरार्की तैयार की है साइंटिस्ट ने। अब इनमें भी अगर जैसे अगर और भी कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं तो क्लास को सुपर क्लास या सब क्लास में लिख दिया जाता है। ऑर्डर को भी सब ऑर्डर में लिख जो है डिवाइड किया जा सकता है, फाइलम को भी सब फाइलम में। तो इस तरह से अगर ज़्यादा कैरेक्टर्स में डिफरेंस देखने को मिलता है तो इनको सब और सुपर में जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं। किसको, फाइलम, क्लास, या किंगडम को भी सब किंगडम में ले सकते हैं, वो साइंटिस्ट ने अपना हिसाब से किया है। तो वो जब आप आगे पढ़ेंगे अभी ये एनिमल और प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। अब ये हायरार्की समझने के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और समझेंगे, बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। छोटा सा टॉपिक है ये, आपकी जानकारी इस पे होनी चाहिए इसलिए ये जरूरी है। तो क्या है बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर? बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर जो है एक प्रोसेस है साइंटिफिक नेम देने की ऑर्गेनिज्म को। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक साइंटिफिक नेम दिया है सभी साइंटिस्ट ने, जिससे कि वो अपने, क्योंकि अलग अलग जगह में ना हर एनिमल का हो सकता है कॉमन नेम कुछ अलग हो, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो हर जगह उसी नाम से एनिमल को या प्लांट को यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है। तो ये जो बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर जो प्रपोज किया वो साइंटिस्ट थे कार्ल वॉन लिनियस। इनको कहीं कहीं इनका नाम कैरोलस लिनियस भी लिखा जाता है। एक ही प्राणी है ये, मतलब एक ही इंसान है, लेकिन इनको दो या इनके दो नाम होंगे या फिर दो नाम, इस तरह से इनको जाना जाता है। कहीं किसी बुक में कैरोलस लिनियस लिखा होता है, कहीं कार्ल वॉन लिनियस देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एक ही बात है, दोनों एक ही साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। तो इन्होंने लगभग 1753 में दिया और ये स्वीडिश बायोलॉजिस्ट हैं, यानी स्वीडन के रहने वाले थे। तो इन्होंने क्या बताया बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में कि किसी भी एनिमल का नेम जो है साइंटिफिक नेम वो दो नामों से मिलकर बना होता है, उसका जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम। इसीलिए ये हायरार्की मैंने पहले आपको बताई कि जीनस और स्पीशीज किसी एनिमल की क्या है वही उसका नाम जो है डिटरमाइन करती है। जैसे कि ह्यूमन का नाम क्या होता है साइंटिफिक नेम? ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा होमो सैपियंस। तो ये होमो जो है वो ह्यूमन का जीनस है। जब ह्यूमन का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो उसमें जीनस का नाम होमो होगा और सैपियंस जो है वो उसका स्पीशीज है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं इसको लिखने के, कुछ कन्वेंशंस होते हैं कि किस तरह से साइंटिफिक नेम को लिखा जाता है। तो उसके रूल्स क्या हैं कि किसी भी एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखने से पहले हमेशा जीनस का जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहता है। ये दो नियम आपको ध्यान रखने होंगे। दूसरी बात ये है कि जब भी ये प्रिंट किए जाते हैं या कहीं किसी बुक में आप प्रिंट देखेंगे साइंटिफिक नेम को तो हमेशा वो इटैलिक स्टाइल में प्रिंट होंगे, यानी कि थोड़े से तिरछे से लिखे होंगे। इटैलिक स्टाइल आप सभी समझते हैं, कंप्यूटर का जमाना है तो इटैलिक क्या मोड क्या होता है वो आप समझते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हाथ से लिखना है इनका नाम हमें तो हम फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल और इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखेंगे और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, यानी होमो को अलग से और सैपियंस को अलग से, ये नहीं कि पूरा एक ही साथ अंडरलाइन कर दिया। तो इससे ये दूर से ही पता चलेगा कि ये जो है किसी का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जैसे कि फ्रॉग का क्या होता है राना टिग्रीना, तो उसको कैसे लिखेंगे राना टिग्रीना और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ये जी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मतलब बीच में आ रहा था इसलिए कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे कुछ आपको पता भी होने चाहिए, जैसे लॉयन है तो ये जानकारी के लिए मैं बता दे रही हूँ, लॉयन और टाइगर का भी बता दे रही हूँ कि पैंथेरा
लियो, और टाइगर का होता है पैंथेरा टाइग्रिस। अब इसको देखने से आपको पता चला ना कि लॉयन और टाइगर जो हैं उनका जीनस तो सेम है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। ऐसे ही मैंगो, ये साइंटिफिक नेम सिर्फ एनिमल्स के नहीं होते, प्लांट्स के भी होते हैं। तो मैंगो का नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। तो कुछ आपको याद होनी चाहिए इसीलिए मैंने बता दिए। वैसे आपको बुक्स वगैरह में देखने को मिलेंगे या आप जब हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी जो है साइंटिफिक नेम याद करने को मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर के बारे में बात। अब अगर देखा जाए कि बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछा जाए तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम दे सकते हैं कि नीड फॉर साइंटिफिक नेम की क्या जरूरत थी साइंटिफिक नेम देने के लिए। तो उसको 2-3 पॉइंट से हम प्रूव कर सकते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी हमें साइंटिफिक नेम देने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि मल्टीपल नेम्स, कि सेम प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग जगह में, डिफरेंट जगह में या डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है एरिया में या फिर लैंग्वेजेस में। जैसे कि अपने यहाँ टाइगर को टाइगर बोलते हैं, या हो सकता है किसी दूसरी भाषा में, क्योंकि अपना देश ही इतना बड़ा है तो किसी दूसरे प्रांत में चले जाएं, दूसरे राज्य में आप चले जाएं तो शायद शेर को या टाइगर को कुछ और बोलते हो या कैट को कुछ और बोलते हो, कॉमन नेम उनका कुछ और हो। लेकिन जब साइंटिफिक नेम देखा जाएगा तो वो एक ही निकलेगा एनिमल का। इसीलिए ये जरूरत पड़ी कि डिफरेंट रीजन और डिफरेंट एरिया में या डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि सेम नेम। यहाँ सेम नेम का मतलब ये है कि कुछ केसेस में जो है कि 2 तरह के अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं लेकिन उनको लोकल लैंग्वेज में एक ही नाम दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखेंगे केंचुआ। केंचुआ जो है वो कॉमनली अर्थवर्म को और राउंड वर्म, जो कि फार्म में देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही रेड रेड से होते हैं। राउंड वर्म जो होते हैं वो जो है वो रेड रेड से ही होते हैं लेकिन वैसे होते हैं बहुत पतले पतले से। केंचुआ थोड़ा सा मोटा टाइप का होता है। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो अर्थवर्म जो है वो अलग फाइलम का होता है और राउंडवर्म अलग फाइलम का एनिमल होता है। अर्थवर्म एनिलिडा होते हैं और राउंडवर्म जो है वो एस्केहेलमेंट्स होते हैं। तो इसलिए और दोनों को ही केंचुआ बोला जाता है। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है कि सेम नेम भी हो सकते हैं अलग अलग एनिमल के, तो इसलिए भी जरूरत पड़ी इसकी। या मिसलीडिंग नेम्स भी होते हैं कहीं कहीं। मिसलीडिंग नेम्स में जैसे कि सिल्वर फिश है, जेली फिश है, कटल फिश है, स्टार फिश है, ये कुछ ऐसे नाम हैं कि इनको सुनने से ऐसा लगता है कि ये सारी फिशेज हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जेली फिश क्या होती है? सीलेंट्रेट होती है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेट होती है। कटल फिश मोलस्क होती है। और सिल्वर फिश जो है वो ऑर्थोपोडा होती है। ये जो जब आप एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप ये सारे जो है फाइलम वहाँ पर आपको सुनने पढ़ने को मिलेंगे, जो मैंने अभी बोले हैं कि ये क्या होती है। तो इसलिए ये कुछ मिसलीडिंग नाम है, जैसे कि जेली फिश, लेकिन एक्चुअली ये फिश में नहीं आती हैं, ये फिश नहीं है। जेली फिश क्या है? सीलेंट्रेट है। ऐसे स्टार फिश ये इकाइनोडर्मेट है। ऐसे ही कटल फिश ये मोलस्क होती है। और सिल्वर फिश ये ऑर्थोपोडा होती है। तो ये जो है सबके आगे फिश लगा है, तो ये कैसे मिसलीडिंग नेम है ना, कि इनके आगे तो फिश लिखा हुआ है लेकिन आप ये फिश में आते ही नहीं है, फिश की कैटेगरी में। तो इसीलिए जो है वो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर यानी कि साइंटिफिक नेम की जरूरत पड़ी और साइंटिस्ट ने इसको इजाद किया। ठीक है, तो आज एक हमारा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके साथ साथ छोटी सी 2 बातें कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन और बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर आपने समझा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते, बाय बाय।